नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले एक शासक की और उसकी जो थ्योरी थी उसकी, और क्या था उसके शासन करने का रहस्य। क्यों इतने लंबे समय तक एक ही विचारधारा ने भारत पर शासन किया और इसके पीछे क्या कारण थे, भारत को क्या मिला, देश का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो उनकी थ्योरी थी या जो विचारधारा थी वो आज भी एक रहस्य है। क्या है इसकी सच्चाई, कौन सी थी वो विचारधारा? जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस पूरे रहस्यमय घटनाक्रम को, जो कि आज भी अनुत्तर है, आज भी किसी के पास जवाब नहीं है। तो हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जिसका आज भी जिक्र होता है और आज भी जिसको महसूस किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक और उनके 9 अज्ञात पुरुषों की, या 9 अज्ञात पुस्तकों की, या 9 अज्ञात उन शक्तियों की जिनके बारे में आज भी रहस्य कायम है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश का जो ज्ञात इतिहास है उसमें सर्वाधिक समय तक शासन किया मौर्य साम्राज्य ने। और उन मौर्यों का साम्राज्य इतना बड़ा था जिसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अखंड भारत की जो आज अवधारणा पेश की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, तो उसके दर्शन करने हैं आपको, तो आप देख सकते हैं भारत का वो प्राचीन नक्शा जो कि दुनिया के अधिकांश भाग पर भारत ही भारत फैला हुआ था। और इतिहास में केवल 2 बार ही ऐसा मौका आया जब भारत का स्वरूप सबसे बड़ा था। तो साम्राज्य की स्थिति में भारत में 2 बड़े साम्राज्य हुए हैं। उनमें से पहला है आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जिक्र करते हैं तो हम अशोक की बात करते हैं। क्यों? अशोक के बारे में, अशोक के शासन काल के विषय में प्रचलित है कि उनके पास 9 गुप्त शक्तियाँ थीं, 9 पुस्तकें थीं, या 9 लोगों की एक कमेटी थी, एक समिति थी। उस समिति के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा परिचय करते हैं सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक के बारे में, ये मौर्य वंश के महान शासक थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज्य किया और कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने युद्ध और हिंसा से तौबा कर बौद्ध धर्म अपना लिया। परंतु अशोक केवल एक शांतिप्रिय सम्राट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शासनकाल में कई रहस्यमय कदम उठाए। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी। तो साथियों, अशोक कौन थे इसके बारे में आपको जानकारी है, और थोड़ा सा मैं भी परिचय देना चाहूँगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो का अर्थ, इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मौर्य साम्राज्य क्या था या अशोक का परिचय क्या था, लेकिन फिर भी उस कहानी में जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अशोक कौन थे। तो अशोक जो कि मौर्य वंश के महान शासक थे, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, वर्तमान में जो पटना है बिहार में, वहाँ हुआ था। और इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभधारिणी था। अशोक ने अपने शासनकाल में कलिंग पर विजय प्राप्त की और फिर अशोक ने धम्म के जरिए विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। पहले ये युद्ध के बल पर शासन करना चाहते थे। इनका जब स्वरूप बदलता, इनकी विचारधारा बदलती है, मनोदशा बदलती है, फिर ये धम्म के जरिए अर्थात गौतम बुद्ध के विचारों के जरिए ये अपना शासन इन्होंने स्थापित किया। और अशोक एक ऐसे सम्राट थे जो कहते नहीं थे बल्कि करने में विश्वास करते थे। इन्होंने अपने इस धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और अपनी बेटी, तो पुत्र का नाम मंदरा और बेटी का नाम संघमित्रा था। कहीं कहीं इतिहासकार इस नाम को महेंद्र और संघमित्रा भी देते हैं, श्रीलंका भेज दिया था। और फिर इन्होंने अपने धर्म के और प्रचार के लिए कई शिलालेख लिखवाए जो कि आज भी पाए जाते हैं, खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और उस समय की भाषा जो पाली और प्राकृत थी, उसी पाली प्राकृति का जब पाठन संभव हो सका, जब उसका पठन हुआ यहाँ पर, तब पता लगा है कि अशोक साम्राज्य था। हमारे देश को बहुत देर से पता लगा कि हमारे यहाँ मौर्य साम्राज्य, जो हमारा प्राचीन इतिहास था, वो शिलालेखों के माध्यम से अब विदेशियों तक हम तक पहुँचा है। और दूसरी बहुत मज़े की बात है, बहुत गजब रहस्यमय बात है कि अशोक धर्म का प्रचार जरूर करते थे, गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो यदि अशोक को एक धर्मनिरपेक्ष राजा कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति न होगी। और इन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए देश विदेश में एक मिशन के तहत लोग भेजे और एक कामयाब भी रहे। और वो विदेश में अगर लोग न गए होते
तो आज हम बुद्ध धर्म के बारे में जान भी नहीं पाते। इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जातियों को एक करने का काम जो किया है वो अपने धर्म के द्वारा ही किया है, और सभी संस्कृतियों को इन्होंने एक करने का प्रयास किया। ये अशोक की विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं कि इनकी 9 शक्तियाँ कौन सी थीं और उन 9 शक्तियों से इन्होंने क्या क्या किया। तो कहते हैं कि अशोक के पास में 9 शक्तियाँ थीं, 9 कमेटियाँ थीं, 9 पुरुष थे। ये करते क्या थे, ये भेष बदल करके अपना वेश बदल लेते थे और ये उन शक्तियों को रोकने का प्रयास करते थे जो शासन के लिए खतरनाक थीं, और उन शक्तियों को विकसित करने का प्रयास करते थे जो शासन करने में सहायक थी और मानवता के लिए कल्याणकारी थी। तो कहा जाता था कि इनमें से जो है कौन सी 9 पुस्तकें थीं, तो उन पुस्तकों में नंबर 1 पर आता था मनोविज्ञान। जैसा कि आप जानते ही हैं, मनोविज्ञान जो कि अपने नाम से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि आपके मन के विज्ञान को जानना, अर्थात आपके मन को जान लेना कि आपके मन में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं और आपका मन किधर जा रहा है। तो मनोविज्ञान से हमें पता चलता है कि लोग किस तरह से सीखते हैं, और मनोविज्ञान बताता है कि किस तरह से वो निर्णय लेते हैं। तो अशोक के पास में जो पहली समिति थी, जो पहली गुप्त शक्ति थी, वो थी मनोविज्ञान की। और वही मनोविज्ञान हमें बताता था कि आखिर मनुष्य खुश कैसे रह सकता है और उसका तनाव दूर कैसे किया जा सकता है। मनोविज्ञान ही बताता था कि हम कैसे रिश्ते बना सकते हैं और कैसे रिश्ते निभा सकते हैं। अब ये चीज़ें सब अशोक के लिए एक रामबाण साबित हुई। अशोक के लिए, अशोक के पास में ऐसी कमेटी थी कि वो जानता था, मानव के विज्ञान को समझता था। अब एक राजा के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि वो अपने प्रजा के इस बात को जाए, उस भावनाओं को जान जाए, इस बात को समझ जाए कि उसकी प्रजा क्या चाहती है, प्रजा के साथ में अच्छे रिश्ते कैसे बन सकते हैं। तो पहला इनका जो अचूक वाण था वो यही था कि अशोक के लोगों को, जो कमेटी थी उसको पता था कि हम मनोविज्ञान के द्वारा शासन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अशोक की पहली महाशक्ति ये थी मनोविज्ञान की जानकारी। अब दूसरी थी इनके, दूसरी जानकारी में बात करते हैं तो ये था कि शरीर विज्ञान की किताब। तो मानव शरीर के रहस्यों को समझने वाली, और इसे चिकित्सा शास्त्र का आधार भी माना जाता था। तो इनकी दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति थी वो शरीर विज्ञान, अर्थात मानव के अंगों में होने वाले रोग और उनमें जो विकृतियां पैदा होती वो, उसके साथ साथ कि मानव शरीर का विकास कैसे हो, उसके कष्ट दूर कैसे हों, कहाँ रोग हों, कैसे उनका निदान हो। तो ये अशोक की सबसे बड़ी दूसरी महाशक्ति थी। अशोक के पास ऐसे लोग थे जो मानव शरीर का अध्ययन कर उसमें दर्द पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते थे और मानव शरीर को विकसित करने का प्रयास करते थे। एक राजा के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था कि प्रजा चाहती है कि उसके राज्य में कोई भी दुख पीड़ा से पीड़ित ना हो। तो अशोक के पास ऐसी पूरी व्यवस्था थी कि उनके पास में ऐसे लोग थे जो प्रजा के दुखों से मुक्ति दिलाते थे। ये इनकी दूसरी शक्ति थी। अब तीसरी हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव और रसायन की किताब। अब इसके बारे में जो ज्ञात अभी तक स्रोत हैं उनसे पता लगा है कि सूक्ष्म, एकदम न्यूनतम स्तर पर, एकदम माइक्रो पोजीशन पर अगर हम पहुंच जाएं, तो अशोक के पास में ऐसी समिति थी जो बताती थी आखिर कि हम इन सूक्ष्म जो हमारे शरीर की संरचनाएं हैं, इनमें होने वाले परिवर्तन को कैसे जो है हम रोक सकते हैं और उनको कैसे हम सही दिशा दे सकते हैं। तो इसे बाद में चिकित्सा शास्त्र का आधार माना गया है। तो हम समझते हैं कि उस समय से हमारे पास में, भारत के पास वो विधि उपलब्ध थी जिससे जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, और जो ज़्यादा समस्याएं पैदा होती थीं उन चीज़ों को कम किया जा सकता था। इस प्रकार से इनके पास में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी, और ये जैविक हथियारों के रूप में थी। अगर जैविक हथियारों की बात की जाए, तभी कुछ दिन पहले 2020 में जो एक महामारी फैली थी, वो एक छोटा सा उदाहरण था जैविक हथियारों का खतरनाक प्रयोग। और ये तो खतरनाक प्रयोग था, अशोक के पास उस समय ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो उसको एक कल्याणकारी प्रयोग के रूप में भी प्रयोग कर सकते थे। आज भी ये रहस्य बना हुआ है।
अब दूसरी चौथी शक्ति की बात की जाए तो इनकी थी धातु विज्ञान की पुस्तक, अर्थात किस तरह से धातुओं को शक्तिशाली बनाया जाए और उनसे असंभव चीज़ें बनाई जा सकें। आज जब तमाम प्रकार के हमारे पास फैक्ट्री हैं, टेक्सटाइल हैं, तमाम चीज़ें हैं, तब हमें लगता है कि रसायन शास्त्र अभी की देन है, अभी की शुरुआती इसका ये क्रम चल रहा है। लेकिन जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि अशोक के शासन काल में जो मौर्य वंश हमारा था, उसके पास कितनी उच्चतम प्रकार की तकनीकियाँ थीं। क्योंकि सारनाथ का जो स्तंभ है उसको देखा जाए तो वहाँ आप पाएंगे कि उसमें आज तक जंग नहीं आई है, अर्थात लोहे की ढलाई जो है किस प्रकार से की गई है जो आज तक वो जंग से प्रभावित नहीं होता। वरना लोहा खुले आसमान के नीचे रखा हुआ लोहा जिस पे बरसात हो, मौसम का असर हो, वो बहुत जल्दी अपने आप जंग से नष्ट होने लगता है। उसको भी इनके पास में ज्ञान था, इसलिए इसको भी महत्वपूर्ण माना गया है कि इनके अशोक के साम्राज्य में जो है वो ऐसी भी विधि ज्ञात थी इनके लोगों को कि जहाँ पर वो रसायन शास्त्र को कंट्रोल करते थे। अब हम बात करें पांचवें इनकी महाशक्ति, पांचवी महाशक्ति थी संचार की किताब या संचार के बारे में जानकारी। अब इसके बारे में आज हम टेलीफोन, मोबाइल सबका इस्तेमाल करते हैं तो वो हम अलग देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके पास में जो है टेलीपैथी की एक विधि थी जिससे बिना बात किए ही मनुष्य के मानव के एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक वो बात पहुंचाई जा सकती है। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि ये सब रहस्यमय चीज़ें हैं, इसके बारे इनकी सत्यता और असत्यता के बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन माना गया है कि अशोक के समय में ये टेलीपैथी की आविष्कार था, टेलीपैथी की विधि थी और ये बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। और कहीं इतना अच्छा राजा हो जो बिना कहे ही सब बातों को समझ ले तो इसको रहस्य ही कहा जाएगा। हो सकता है इसी के दम से इनके पास में इतने बड़े साम्राज्य करने का मौका मिला हो। अब इनकी छठी महाशक्ति थी गुरुत्वाकर्षण की किताब, अर्थात उससे सिद्ध होता है कि उस समय के जो इनकी कमेटी थी, उनके पास में जो मंत्री थे, इनके पास में जो राज्य में सहयोग करने वाले लोग थे, उन्हें गुरुत्वाकर्षण का पूरा ज्ञान था। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही इन्होंने उड़ने वाली मशीनें इत्यादि का, जैसे कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के पास में ऐसी मशीनें थीं कि वो अपने सारे राज्य का हाल अपने सिंहासन पर बैठ करके जान लेते थे। ये रहस्य है, इसका इतिहास है या मिथक है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी छठवीं सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि यहाँ के लोगों को गुरुत्वाकर्षण का नियम पता था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते थे। सातवीं इनकी महाशक्ति थी रसायन विज्ञान की किताब, अर्थात रसायन की जानकारी। अब इसमें जब रसायन की जानकारी थी तो वो मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का इन्हें ज्ञान था। नई चीज़ों को बनाना, किसी चीज़ को भी मानव उपयोग में लाने लायक बनाना, ये सब उस समय के लोगों को जानकारी थी। उस रसायन शास्त्र से भी इन्होंने प्रजा की बहुत दिन तक सेवा की और प्रजा इनके साथ बनी रही। अब नंबर 8 में इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी भविष्यवाणी की किताब, अर्थात समय यात्रा भविष्य के घटनाक्रम की जानकारी अशोक के समय में थी। अब इस पर चर्चा की जाए उतनी कमी है। कहा जाता है कि यहाँ मौसम विभाग, जो आज का हमारा मौसम विभाग है, किसी समय में ये भविष्यवाणी विभाग हुआ करता था। तो अशोक के शासनकाल में उनके लोग ये समझ सकते थे कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर हमारी कृषि जो थी वो मौसम पर आधारित थी, अर्थात हम पानी बरसने के भरोसे ही रहते थे, हमारी खेती उसी से होती थी। तो अशोक के समय में इतनी उन्नत किस्म की बातें थीं ये कि पता लगता था कि किस क्षेत्र में कब पानी बरसेगा, कब तूफान आएगा, कब भयंकर आंधियाँ चलेंगी, कब धूल भरी आंधियाँ होंगी। इसकी सबकी जानकारी थी अशोक के शासनकाल में। और राजा उसी हिसाब से अपने प्रजा को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए और उसकी सुख सुविधा के अनुसार अपनी टाइमिंग सेट करते थे और लोगों को उसकी जानकारी देते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि उन्नत किस्म की हमारी शिक्षा व्यवस्था उस समय भी थी। अब इनकी सबसे नौवीं जो पुस्तक थी उसके बारे में हम जरूर बात करें, वो थी कि सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो हमारा सामाजिक ढांचा है जो आज इतना विकृत हो गया है, तो उसको सुधारने के लिए, उस पर काम करने के लिए उस समय लोगों के पास में
वो विद्या थी, वो ज्ञान था कि वो उसको संभाल लेते थे। और उसी में इनका ये आता था कि सामाजिक संरचना की जब इनके पास में जानकारी थी तो ये समाज को विकृत होने से, बहिष्कृत होने से बचाते थे और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाता था। इसी के अंदर इनके पास में एक और भी शक्ति थी कि इन्हें जीवन शास्त्र का ज्ञान था, अर्थात इनके मंत्रियों को जीवन शास्त्र का ज्ञान था। और वहाँ पर आज हम देखते हैं कैसी विसंगति है कि जिस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमने शिक्षा ली, वही जीवन कहीं पीछे छूट गया और हम वस्तुओं के आकर्षण में इतने बन गए कि जीवन की हम सुध ही भूल गए। हमारे साथ में कितनी गाड़ी है, कितने घोड़े, कितने बंगले हैं, इन पर तब हम उलझ गए, लेकिन हमने अपने जीवन में हमारे पास क्या है ये हमारे पास जानकारी नहीं रही। ये हमारी उच्च शिक्षा का एक काला पहलू भी निकल के आया। तो वहाँ पर मौर्य साम्राज्य में ये व्यवस्था थी कि हमारा जीवन एक सार्थक जीवन कैसे हो और जीवन को प्रोत्साहित कैसे किया जाता है, हम अपनी पीढ़ी को प्रोत्साहित कैसे करें और हमारे अंदर इंसानियत बरकरार कैसे लगे रहे, इस बात की जानकारी मौर्य साम्राज्य में थी और अशोक के समय में ये उन्नत किस्म की थी। अब ये 9 अज्ञात जो बातें थीं ये थी, यहाँ पर एक वीडियो में सिर्फ इनको जो है सूक्ष्म रूप से ही बताया जा सकता है और आगे हम देखेंगे कि आखिर इनको एक एक करके वर्णन किया जाएगा। तो लोग यही मानते हैं कि भारत हमेशा से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों ने ही प्राचीन भारत को इतनी बड़ी उन्नति दी थी, इतनी बड़ी शक्ति दी थी। अब क्या हो सकता है इस बारे में तो किसी को नहीं पता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये 9 पुरुष या ये 9 शक्तियाँ क्या आज भी मौजूद हैं? तो कुछ लोगों को मानना है कि ये परंपरा आज भी जारी है और हर युग में 9 नए व्यक्तियों को चुना जाता है और वो लोग राजनीति, विज्ञान, धर्म के क्षेत्र में गुप्त रूप से काम करते हैं। और हो सकता है कि हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों को जो प्रेरणा और दिशा मिलती है वो यहीं से मिलती है, लेकिन इसके बारे में कोई भी सच्चाई प्राप्त नहीं है। तो जो अब आखिर में बात करते हैं कि क्या ये केवल एक मिथक है या ये बनाई हुई कहानी है, या उस राजा जिस प्रकार से किसी भी रूप में बाद में कहानी जोड़ दी जाती है, क्या अशोक के शासनकाल में भी ये कहानी जोड़ी गई है। लेकिन इतिहास पर नज़र डालने से ज़रूर लगता है कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक वर्ग मौर्य साम्राज्य ने ही हमें दिया है, 137 वर्ष का शासन। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो भौगोलिक रूप से भी जितना बड़ा भारत उस समय था उतना बड़ा भारत दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। तो महज ये मिथक है या सच्चाई है, इसको लेकर के इतिहासकारों और विशेषज्ञों दोनों में बहुत बड़ा एक मतभेद है। कोई भी इसको सही सिद्ध नहीं कर पा रहा है और कोई भी इसको झूठ सिद्ध नहीं कर पा रहा है। अब आपकी क्या राय है इस बारे में ये आप बताएंगे, लेकिन ये लगता है कि इसको सिरे से नकारना और एकदम से स्वीकार करना बहुत मुश्किल भरा काम है। कल फिर मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। इस वीडियो की जानकारी, इतने बड़े साम्राज्य की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों तक इसको शेयर करें जिनके काम की ये कहानी हो सकती है। तो भारत में जो बड़ा साम्राज्य रहा है उसमें कई टुकड़ों में है, लेकिन सबसे बड़ा यही था। आगे हम फिर बताते हैं कि किस राजा का शासनकाल सबसे अच्छा रहा प्रजा के लिए, वो हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।